मैं आपके साथ 2 इंसिडेंट शेयर करूंगा, देन आप खुद डिसाइड करना कि वीडियो आपके लिए देखना क्यों ज़रूरी है। हर सिटी की कोई एक सुबह होती है जो कभी भूली नहीं जाती। पेशावर के लिए वो सुबह थी 16 दिसंबर 2014। सुबह के 8 बज रहे थे। आर्मी पब्लिक स्कूल के कॉरिडोर में बच्चों की आवाज़ें गूंज रही थी। किसी को हिस्ट्री का टेस्ट देना था, कोई लंच में सैंडविच लाया था। ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसे हर एक स्कूल में चलती है। 10 से 10:30 बजे के बीच स्कूल के फ्रंट गेट में कार जलती हुई देखकर स्कूल के गार्ड उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि टेररिस्टों ने जानबूझकर लगाई थी। और 7 टेररिस्ट जिनका ताल्लुक टीटीपी से था स्कूल की बैक साइड से अंदर घुसते हैं। 10:30 बजे के करीब ऑडिटोरियम में फर्स्ट एड ट्रेनिंग चल रही थी, जहां स्टूडेंट को ज़िंदगी बचाने का तरीका समझाया जा रहा था, और वहीं उनकी ज़िंदगी छीन ली गई। अटैकर्स ने ऑडिटोरियम में घुसकर बिना रुके फायरिंग की। कोई भाग नहीं पाया, कोई रो नहीं पाया। क्लासरूम टू क्लासरूम जाकर बच्चों पर गोलियां चलाई गई। क्लासरूम में टीचर्स को जलाया गया छोटे बच्चों के सामने। पड़ी तो वहाँ हमारी एक टीचर थी, उसको गोली लगी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद जब दहशतगर्द दोबारा आए और उन्होंने आग लगाई कमरे में, तो वो टीचर जल रही थी। तो मैं टीचर को देख के रो रहा था, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खफा था कि अभी मैं क्या करूं, मैं खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इन टेररिस्टों ने हमला क्यों किया? रिवेंज, बदला लेने के लिए। पाकिस्तान आर्मी ने जून 2014 में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-ज़ब लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में आर्मी ने कई तालिबान हार्डआउट डिस्ट्रॉय किए, उनके फाइटर्स को मारा और उनके पूरे नेटवर्क को वीक किया। और ये टेररिस्ट अटैक टीटीपी का जवाब था पाकिस्तान को, जिसमें टोटल 149 शहीद हुए और इनमें 132 सिर्फ स्टूडेंट थे जिनकी एज 8 से 18 साल के बीच थी। सेकेंड इंसिडेंट, एक कपल एक रेस्टोरेंट में होता है और जो लेडी होती है उसके कपड़ों में अरेबिक लिखी होती है, जिसकी वजह से मॉब इकट्ठा हो जाता है और उसका सर तन से जुदा करने की डिमांड कर रहा होता है। उनका मानना था लेडी की ड्रेस पे आयत लिखी हुई है और इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, बट ड्रेस में लिखा हुआ था हलवा, जिसका मीनिंग है ब्यूटीफुल। किसी को यह नहीं पता कि उस ड्रेस में लिखा हुआ क्या है, लेकिन सबको सर तन से जुदा चाहिए था। वहाँ टाइम पे एक वुमेन ब्रेव पुलिस ऑफिसर पहुंची और उसे उस मॉब से निकाला, वरना एक और केस रिपोर्ट होता पाकिस्तान में। बट उससे माफ़ी मंगवाई गई, पता नहीं किस क्राइम के लिए। और पाकिस्तान में ऐसे मॉब लिंचिंग के केस काफ़ी आम हैं, चाहे वो 2014 का IPS का कत्लेआम हो या किसी भी इंसान का रिलीजियस के नाम पर सड़कों पर लिंचिंग। ये सब आज का मसला नहीं है, यह उस पुराने जहर का नतीजा है जो ज़िया उल हक के दौर में नस्लों में घोला गया। उसने सिर्फ एक निज़ाम नहीं, एक सोच को हथियार बना दिया, और आज तक हम इसी सोच की मैयतें उठा रहे हैं। इस वीडियो को देखना क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये आपको पता चल गया होगा। सो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद ज़िया उल हक, पाकिस्तान के वो मिलिट्री रूलर जिसने अपने डिक्टेटरशिप के दौरान कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किए जो ना सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम बल्कि पाकिस्तान के सोशल और कल्चर को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल है 1977, जब जनरल ज़िया उल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को गिराया और पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू हुआ। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाअल्लाह नाफिज कर दिया गया है। उसने पाकिस्तान को एक न्यू डायरेक्शन देने का प्रॉमिस किया जो इस्लामाइजेशन के नाम पे थी। ज़िया उल हक का इस्लामाइजेशन एजेंडा काफ़ी क्लियर था, पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना। उनका मानना था अगर पाकिस्तान को ट्रू सक्सेस चाहिए तो उसे इस्लाम की बताई हुई बातों पर चलना होगा। ज़िया ने अपने मिलिट्री कू के बाद अपने आप को इस्लाम का प्रोटेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया। इस कौम और मुल्क की जो तरक्की के इम्कान है वो इतने कुशादा और इतने वसी हैं कि आप जितनी दौड़ लें अल्लाह ताला आपको उतनी ज़्यादा तरक्की दे। लेकिन उसकी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि ये जो मुल्क हासिल किया है ये अल्लाह के नाम के, अल्लाह के रसूल के तालीमात के लिए हासिल किया था, ताकि यहाँ के रहने वाले अपनी जिंदगियां इस्लामी इक़दार के मुताबिक बसर कर सकें। ज़िया से पहले चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो या अय्यूब, इनकी सिर्फ बातों में इस्लाम होता था, बट यह सब चेंज हुआ ज़िया उल हक के आने के बाद। उनका एक काफ़ी फेमस नारा था निज़ाम मुस्तफ़ा, जो उनके इस्लामिक स्टेट के विजन को रिप्रेजेंट करता था। ज़िया उल हक के पावर में आने के 2 साल बाद 1979 में पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को इस्लाम के ज़रिए बदलने का काम शुरू किया। सबसे बड़ा प्लान था हुदूद ऑर्डिनेंस, जिसमें कई क्राइम्स के लिए इस्लामिक पनिशमेंट को लॉ का हिस्सा बनाया गया, जैसे जिना और चोरी से पत्थरों से मारना या हाथ काटना। इन लोगों का सबसे बुरा असर पड़ा गरीबों, औरतों और माइनॉरिटीज़ पर। फॉर एग्जांपल, जिना ऑर्डिनेंस के तहत अगर कोई औरत रेप केस फाइल करती तो उसे अपनी बात साबित करने के लिए 4 मुस्लिम मर्दों की गवाही चाहिए होती। अगर यह गवाही नहीं तो उसे रेप का विक्टिम नहीं बल्कि उसे जिना का मुलजिम समझा जाता। 1983 में साफिया बीबी नाम की गर्ल, जिनकी एज 13 से 14 ईयर थी, जो सही से देख भी नहीं सकती थी, लियालपुर
जो आज फैसलाबाद है, वहीं के गांव में एक ज़मींदार के घर में काम करती थी। उस ज़मींदार और उसके बेटे ने कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती की। जब उसकी फैमिली ने रेप केस रिपोर्ट किया तो पुलिस ने उसी पर जिना ऑर्डर्स के तहत अडल्ट्री का केस फाइल कर दिया, क्योंकि उनके पास 4 मेल मुस्लिम विटनेस का प्रूफ नहीं था। कोर्ट ने भी ये फैसला सुनाया, साफिया बीबी ये प्रूव नहीं कर सकी कि उनके साथ ज़बरदस्ती हुई है और उनकी प्रेगनेंसी को जिना का सबूत माना गया और उससे सज़ा सुनाई गई। 15 कोड़े 5 साल की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना, और जिन्होंने उसके साथ रेप किया उन्हें छोड़ दिया गया। इंटरनेशनल प्रेशर और कई प्रोटेस्ट के बाद कोर्ट ने अपना फैसला चेंज किया और साफिया बीबी की सज़ा ख़त्म कर दी और उनको इंसाफ मिला। बट ये तो सिर्फ एक केस है। आप अब इन स्टैटिस्टिक्स से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस वक्त हालात कितने ख़राब थे। 1979 में पाकिस्तान की जेल में सिर्फ 70 औरतें थी, लेकिन 1988 तक ये नंबर 6000 तक पहुंच गया। इस इंक्रीजमेंट का सबसे बड़ा रीज़न था ज़िना के केस। 1984 में सिर्फ 1 साल के अंदर ही 1843 ज़िना के केस औरतों के खिलाफ रजिस्टर हुए, जिनमें से 80% औरतें सिर्फ इसलिए जेल में थी क्योंकि उनके पास 4 ईमानदार मुसलमान मर्दों की गवाही नहीं थी, इसलिए उन्हीं के खिलाफ ज़िना का केस रिपोर्ट हुए। इनमें से ज़्यादातर औरतें गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जिन्हें ना कानून की समझ थी ना अच्छे लॉयर मिल सकते थे। तौहीन रिसालत मीन्स ब्लास्फेमस लॉज भी इसी एरा में इंट्रोड्यूस हुए। 1982 में 295B कुरान की तौहीन पर उम्र कैद, 1986 में 295C प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर डेथ पेनल्टी या उम्र कैद। आज के टाइम ये लॉज इतने सेंसिटिव है, अगर कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा ले तो बिना किसी एविडेंस के और बिना कोर्ट जजमेंट के उसे मार दिया जाता है। इसके कई एग्जांपल्स हैं, बट हम वीडियो में आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। ज़िया ने सिर्फ लॉज चेंज नहीं किए, बल्कि एजुकेशन सिस्टम को भी इस्तेमाल किया ताकि न्यू जनरेशन के दिमाग में जिहाद और एंटी हिंदू सेंटिमेंट डालें। 1979 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और इस्लामियत पॉलिसी के जरिए टेक्स्ट बुक्स में बड़े स्केल में चेंजेस हुए। इसके 3 मेन एम थे। जिहाद को ग्लोरीफाई करना, जिहाद को एक हीरोइक कॉन्सेप्ट बनाया गया। टेक्स्ट बुक्स में शहीद होने को सबसे बड़ी कुर्बानी और कामयाबी दिखाया गया। सेकंड, हिंदुओं को परमानेंट एनिमी बताया गया मुसलमानों का। इंडिया को हिंदुओं का इंडिया बोला गया और उनके खिलाफ नफरत पैदा करने वाले टेक्स्ट यूज़ किए गए। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 8th क्लास की पाकिस्तान स्टडी में लिखा गया, हिंदू कभी मुसलमानों के साथ इखलाक और इंसाफ से पेश नहीं है, उनका असली मकसद मुसलमानों को तबाह करना है। और मोहम्मद गजनवी को हीरोइक दिखाया गया, जिसने हिंदुस्तान पर 17 बार हमला किया। सोमनाथ मंदिर को पॉलिटिकल अड्डा कहा गया, जहाँ हिंदू राज साजिश करते मुसलमानों के खिलाफ। उसके अटैक्स और लूटपारी को अच्छा दिखाया गया, लेकिन उसकी ब्रूटैलिटी जो उसने तबाही मचाई थी उससे भी जस्टिफाई किया गया जिहाद के नाम पर। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम नफरत और ज़्यादा बढ़ा रहा था और इस्लाम और जिहाद के नाम पे वायलेंस किया जा सकता है, ये नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। थर्ड, पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट करना। ज़ियाउल हक का मकसद था पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री की तरह दिखाया जाए, ना कि एक सेकुलर या सब रिलीजियस को साथ लेकर चलने वाली कंट्री। उन्होंने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में ये लिखवा दिया कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और नॉन मुस्लिम जैसे सिख्स, क्रिश्चियंस और हिंदू पाकिस्तान के 2nd क्लास सिटीजन हैं। यह बात याद रखना, ज़िया एक मिलिट्री डिक्टेटर था। 1977 में भुट्टो को तख्ता पलट करने के बाद पावर में आता, लेकिन उसके पास कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं था, तो उसने रिलीजियस का सहारा लिया ताकि लोग उसे इस्लाम का रखवाला समझें, ना कि मिलिट्री डिक्टेटर। हुदूद ऑर्डर, ज़कात सिस्टम और इस्लामिक कोर्स बनाए। ये सब जमात इस्लामी और जमात उलमा इस्लाम जैसे रिलीजियस पार्टी का सपोर्ट जीतने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी और सेकुलर पार्टीज़ को बैन कर दिया गया। ज़िया ने इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ पर भी इन्हीं रिलीजियस लीडर्स को ही बिठाया और इन्हीं रिलीजियस पार्टी का सपोर्ट ज़िया को अपने डिक्टेटरशिप मेंटेन करने के लिए काफ़ी काम आया। 6 साल बिना किसी पब्लिक अप्रूवल के हुकूमत करने के बाद 1983 में लोगों ने उनकी अथॉरिटीज़ पर सवाल उठाना शुरू कर चुके थे और सिंध में ज़ियाउल हक के खिलाफ सबसे बड़ी प्रोटेस्ट हुई MRD मूवमेंट। लोग तंग आ चुके थे 6 साल मिलिट्री रूल के, कोई इलेक्शन नहीं, इस्लाम के नाम पर डिक्टेटरशिप चल रही थी। ज़ियाउल हक ने प्रोटेस्टर को फोर्स से क्रश किया, आर्मी भेज दी गई, प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गई, काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई, हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया, स्पेशली सिंध के रूरल एरियाज से। फिर भी प्रोटेस्ट ना रुके और जेल भरो मूवमेंट चली, जिसमें लोग वॉलंटियरी जेल में जाना चाहते थे। इस प्रेशर में आकर नेक्स्ट ईयर 1984 में ज़िया ने रेफरेंडम अनाउंस किया। इसमें लोग डायरेक्टली वोट करते हैं अपना ओपिनियन या डिसीजन एक्सप्रेस करने के लिए। इस रेफरेंडम में सवाल क्या था, क्या आप पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट चाहते हैं, जिसे ज़ियाउल हक इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये टेक्निकली ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप को इस्लाम का नाम लेकर पब्लिक से अप्रूवल लिया जा रहा था। रेफरेंडम का डिज़ाइन ऐसा था
अगर तुम यस वोट देते हो तुम इस्लाम को सपोर्टर हो, अगर तुम नो वोट देते हो तुम इस्लाम के अगेंस्ट हो। यानी ज़िया को वोट देना इस्लाम को वोट देना बना दिया। और इसमें एक बेटर रोल प्ले किया इस्लामिक रिलीजियस पार्टीज़ ने। मस्जिदों को पॉलिटिकल प्रोपोगंडा के टूल पर यूज़ किया गया। तकरीरों खुतबों में कहा गया ज़िया अल्लाह का बंदा है, उसके खिलाफ होना इस्लाम के खिलाफ होना। लोगों पर रिलीजियस गिल्ट और फेयर का प्रेशर डाला गया। उन्होंने नो कहा तो वो इस्लाम के दुश्मन समझे जाएंगे। इसके बाद रिजल्ट आप सबको पता है क्या हो सकता है। ज़िया-उल हक ने इस्लामाइजेशन का इस्तेमाल किया सिर्फ अपनी पावर बचाने के लिए। उसने पूरे पाकिस्तान को रेडिकलाइज कर दिया, जिहाद का कॉन्सेप्ट प्रमोट किया, स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज लगाए और दूसरे रिलीजियस के खिलाफ हेट स्पीच का एनवायरनमेंट क्रिएट किया। लेकिन इस सब के पीछे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। 1980s के टाइम दुनिया कोल्ड वॉर में थी और जब 24 दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया। The Soviets began their offensive on December 24, 1979, rapidly taking over the urban centers and strategic roads and communication lines. तो अमेरिकन और कई और कंट्रीज ने मिलकर पाकिस्तान को यूज़ किया और अफगानिस्तान में एक प्रॉक्सी वार लड़ी और ज़िया साहब ने इसमें अपना सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि अगर खुदा ना करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान का। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाइए कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। और कई कंट्रीज ने पाकिस्तान को जिहाद फैक्ट्री बनाने के लिए कई पैसे दिए। अमेरिका, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, चाइना, ये सब कंट्रीज़ ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट किया। इस्लाम या अफगानिस्तान के लोगों से मोहब्बत की वजह से नहीं। अमेरिका चाहता था सोवियत आर्मी अफगानिस्तान से हार जाए। सऊदी अरेबिया चाहता था वहाँ भी इस्लाम को प्रमोट किया जाए पाकिस्तान में, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच कि कौन मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। यूएई, कुवैत, कतर ने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया। सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान में आना चाइना के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट था। जिहाद को एक जियोपॉलिटिकल वेपन बनाया गया और इन सब का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ज़िया साहब पूरा कर रहे थे। यूएसए ने पूरी दुनिया में जिहाद को इस तरह प्रमोट किया कि सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। और कई मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स से फतवे निकलवाए गए कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग करना हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है। 1980s में ISI और CIA ने मिलकर कोवर्ट जिहादिस्ट पाइपलाइन बनाए। KP फाटा बलूचिस्तान में डजन ट्रेनिंग कैंप बनाए गए इन मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए। वहाँ पर नॉट जस्ट अफगान फाइटर बट अरब और अफ्रीकन कंट्रीज से भी कई मुसलमान यहीं ट्रेन हुए। इनमें फेमस नाम ओसामा बिन लादेन और कई और भी थे। CIA ने आर्म सप्लाई और फंड दिए इंक्लूडिंग स्ट्रिंगर मिसाइल जो सोवियत हेलीकॉप्टर गिराने के लिए यूज़ होते थे। ISI ने ग्राउंड कमांड ली। उन्हें ट्रेन करना, रिक्वायरमेंट और उनके दिमाग में जिहाद आइडियोलॉजी डालना, ये सब कुछ मैनेज किया पाकिस्तान ने। बट जिहाद पॉलिसी से क्या मिला पाकिस्तान को, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।